देखिए, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं असल में ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को भी इंक्लूड करता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताऊंगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में भी, जितना आपके एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नाम का जो चैप्टर है, जो आपकी इस बुक में लास्ट चैप्टर होता था, वो इस साल सिलेबस से हट गया है। तो बेटे जी, ये वाला टॉपिक पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था और अब भी ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि देखिए, अगर रिडम्पशन हट गया है तो सीबीएसई ये चाहेगा कि कुछ ना कुछ तो रिडम्पशन के बारे में पूछूं, तो वो इस चैप्टर में बस यहीं से पूछ सकता है। आज ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा और ये वाली बुक भी हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। फिर हम अपनी थर्ड बुक जो है उसे स्टार्ट करेंगे। चलिए अब करते हैं जी स्टार्ट। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ध्यान से देखिएगा बेटे, मैंने आपको अभी तक पता है क्या क्या बताया इस चैप्टर में। ये बताया था देखिए जरा, हम किस तरीके से डिवेंचर्स को इशू करते हैं पब्लिक को, ये मैंने आपको बता दिया। किस तरह से कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब हमने ये सीख लिया कि किस किस तरीके से डिवेंचर इशू होते हैं। लेकिन आज हम ये सीखने वाले हैं कि जो डिवेंचर इशू की एंट्रीज हमने यहां सीखी है, इन पे रिडम्पशन की शर्तों का क्या फर्क पड़ता है। ये है जी, ये फिफ्थ टॉपिक, इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसिडरिंग टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। मतलब किस चीज को ध्यान में रखते हुए, रिडम्पशन की शर्तों को ध्यान में रखते हुए हम कैसे डिवेंचर्स को इशू करते हैं। अब एक बच्चे का मैसेज आया कि सर ये वाला टॉपिक भी तो रहता है, फोर्थ टॉपिक। आप घबराइए मत, कुछ भी नहीं रहेगा। इसका मैंने वीडियो प्रिपेयर कर रखा है, ये मैं आपको वीडियो के थ्रू सेंड करूंगा। ठीक है, तो चलो अब देखो जरा ध्यान से। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसीडरिंग टर्म्स ऑफ रिडम्पशन कैसे होता है बेटे। यहां पे बात हो रही है कि रिडम्पशन की शर्तें क्या होती हैं। तो पहले रिडम्पशन का मतलब तो समझ ले क्या होता है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। देखिए, डिवेंचर हमारे लिए बेसिकली एक तरह का लोन ही होता है। अगर हमने किसी से लोन लिया है तो कभी ना कभी तो हमें वापसी भी करना पड़ेगा। जब हम उस लोन को वापसी करते हैं तो उस वापसी करने के प्रोसेस को नाम दिया जाता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसे नाम दिया जाता है इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो ये होता है जी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब देखिए, इशू करने की भी कुछ शर्तें थी। शर्तें क्या थी? हम डिवेंचर्स को इशू पार पे कर सकते थे, प्रीमियम पे कर सकते थे और डिस्काउंट पे कर सकते थे। ठीक है, इशू करने का सिंपल मतलब बेसिकली होता क्या है कि हमने पब्लिक से लोन लिया। अच्छा बेटे, इशू अगर मैं पार पे कर रहा हूं तो इसका मतलब ये कि मैं 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए पे इशू कर रहा हूं। और अगर मान लीजिए कि मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं तो 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए से ज्यादा यानी कि 110 पे इशू कर रहा हूं। और अगर 100 रुपए का डिबेंचर मैं डिस्काउंट पे इशू करता हूं तो उससे कम यानी कि 90 पे करता हूं। अब इस बात का मतलब जरा ध्यान से समझिए बेटे, डिबेंचर असल में होता क्या है। मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में ही दिखाया था कि डिबेंचर और कुछ नहीं जी, एक पेपर होता है सर्टिफिकेट। इसमें मैं अगर लिख देता हूं 100 रुपए तो ये इसकी फेस वैल्यू हो गई। अब मैं किसी को 100 रुपए का सर्टिफिकेट 100 में बेच रहा हूं, मतलब मैं उसे 100 रुपए का सर्टिफिकेट दे रहा हूं और उससे 100 रुपए उधार ले रहा हूं। तो ये हो जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। अब मैं दूसरी सिचुएशन में 100 रुपए का सर्टिफिकेट देता हूं, लेकिन मैं बदले में 110 रुपए ले लेता हूं, मतलब 100 रुपए की जगह 110 रुपए ले लेता हूं। तो मेरा फायदा हो गया एज ए कंपनी। ये हो जाता है कि डिवेंचर को हमने प्रीमियम पे इशू किया।
अब इसके बाद तीसरी सिचुएशन जो डिस्काउंट की है, उसमें क्या होगा, मैं 100 रुपए का सर्टिफिकेट दूंगा लेकिन अपना नुकसान कर लूंगा, उसे मैं उससे कम वैल्यू पे दूंगा, यानी कि 10 रुपए कम वैल्यू कर दूंगा, 90 रुपीज पे दूंगा। तो ये कहलाएगा कि हमने डिबेंचर्स को इशू किया है किस पे, डिस्काउंट पे। तो यानी कि इशू करने की शर्तें तो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट थी। अब देखते हैं कि रिडम्पशन कैसे होता है, क्या इसकी भी कोई शर्त होती है? क्या हम पैसे लौटाते वक्त भी कुछ शर्त रखते हैं? हाँ जी, इसकी भी शर्त होती है। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन, और टर्म्स ऑफ रिडम्पशन मतलब ये, रिडम्पशन की शर्तें क्या है। सबसे पहले हम रिडम्पशन करते हैं पार पे। पार पे रिडम्पशन करने का मतलब ये है कि 100 रुपए का सर्टिफिकेट है, वापसी भी 100 रुपए होंगे। ठीक है बेटा। और एट प्रीमियम पे भी रिडम्पशन होता है। आप जरा ध्यान से समझिएगा, इशू करते वक्त भी प्रीमियम होता है, रिडम्पशन करते वक्त भी प्रीमियम होता है। अगर मेरे बच्चों रिडम्पशन करते वक्त प्रीमियम है तो इस प्रीमियम पे मतलब इसका ये है कि हमें पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 100 रुपए का सर्टिफिकेट है, हम उसके बदले में 100 से ज्यादा वापसी करेंगे। कहने का मतलब ये कि मैं किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेता हूं 100 रुपए, तो मैं उसे अगर उससे ज्यादा वापसी करूं 105 रुपए, तो ये कहलाएगा कि हमने रिडम्पशन किस पे किया, प्रीमियम पे। जब कभी भी रिडम्पशन के समय प्रीमियम होता है तो ये कंपनी के लिए होता है जी लॉस। ठीक है। और जब कभी भी पार पे रिडम्पशन होता है तो इसमें कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता है। अब सवाल यह है, क्या रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं हो सकता? तो आप मेरी बस एक सिंपल सी बात सुनिए और उसका मुझे जवाब दीजिए। मैं आपके पास आता हूं और आपसे कहता हूं कि आज मुझे 100 रुपए दो और कल मुझसे 100 रुपए ले लेना, क्या आप मुझे पैसे दे देंगे? जवाब है हाँ, आप बिल्कुल दे देंगे। आज मैं 100 रुपए ले रहा हूं, कल आपको 100 रुपए दूंगा, तो आप बिल्कुल तैयार है। अगर मैं आपसे कहता हूं आज 100 रुपए दो और कल 110 रुपए लो, आप बिल्कुल बहुत जल्दी मुझे पैसे दे देंगे, भाग कर देंगे बल्कि आप पैसे। और अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटे आज 100 रुपए दो और कल मुझसे 90 रुपए ले लेना, क्या अब आप मुझे पैसा देने को तैयार होंगे? हाँ या ना में जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं होंगे। वेरी वेरी गुड। खुशी, बहुत शानदार। अरे कोई भी नहीं होगा, कोई 100 रुपए आपको दे और उसके बदले में 90 रुपए ले। बेटे जी, कोई जहान में इतना बेवकूफ आपको आज तक कोई मिला ही नहीं होगा और ना मिलेगा। इस वजह से रिडम्पशन हमारा कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता है। तो रिडम्पशन की दो ही शर्तें होती है, या तो रिडम्पशन आप पार पे कर रहे होंगे, मतलब जितने का फेस वैल्यू उतना ही पैसा वापसी कर रहे होंगे, या फिर आप इसे प्रीमियम पे रिडीम कर रहे होंगे। कहने का मतलब जितने का डिबेंचर है आप उससे ज्यादा पैसे दे रहे होंगे। अब मैं यहां आपको क्या बताने वाला हूं, मैंने आपको इस चैप्टर, इस टॉपिक में क्या बताना है कि हम डिबेंचर को इशू क्या करें, कैसे करेंगे, ध्यान में रखते हुए। कंसिडरिंग का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए रिडम्पशन की शर्तें। बेटे इन रिडम्पशन की शर्तों से हमारे इशू की शर्त, इशू के टाइम पे जर्नल एंट्री बनाते वक्त कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ प्रभाव पड़ता है, वो हमें देखना है। और वो बेसिकली प्रभाव तब पड़ता है जब हम रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे। अगर हम पार पे कर रहे हैं तो आपकी नॉर्मल एंट्रीज रहती है इशू की, लेकिन अगर आप प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे तो एंट्रीज बदलेंगी। तो मैं आपको एक एक करके क्या बताने वाला हूं कि हमने डिवेंचर को पार पे इशू किया और पार पे रिडीम किया तो क्या एंट्री होगी, पार पे इशू किया और प्रीमियम पे रिडीम किया तो क्या एंट्री होगी। मतलब ये इस सिचुएशन के साथ ये दो केसेस जुड़ेंगे, इस सिचुएशन के साथ ये दो जुड़ेंगे और इस सिचुएशन के साथ ये दो जुड़ेंगे। कुल मिला के जानते कितने होंगे, 3 में 2, 3 ये केसेस है और इनके साथ दो दो केसेस जुड़ेंगे। हमारे 6 केसेस बनेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए।
6 केसेस में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि आप किसी भी सिनेरियो में डिबेंचर को इशू करते हैं और रिडम्पशन की शर्तों का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, पहला केस हम कर रहे हैं। हमने डिबेंचर को इशू करना है जी पार पे, और रिडीमेबल भी है पार पे। यहां बेटे मैं ये मान रहा हूं कि हमने जो डिबेंचर इशू किया वो सिर्फ एक ही डिबेंचर है, और उस डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100। तो देखते हैं इशू करते वक्त हम क्या एंट्री करते हैं। बेटे अगर 100 रुपीज का डिबेंचर है और मैं इशू किस पे कर रहा हूं, पार पे, तो सिंपल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100, और फिर परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स 100। पूरा का पूरा पैसा लंप सम में आ गया। इसमें इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक नहीं होता है, लंप सम में ही होता है। ठीक है जी, इशू हमने किस पे करा, पार पे। पार पे मैं इशू कर रहा हूं, तो आप जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास जानते हैं कितने रुपए आ रहे हैं डिबेंचर के, 100 रुपए आने चाहिए थे। तो आप जरा इन दोनों एंट्रीज को जोड़ दीजिए, तो ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कट जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विद बैंक डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और वो भी 100। यानी कि 100 रुपए हमारे पास डिबेंचर के आ गए, किसी से हमने लोन लिया और 100 रुपए आ गए, ये पार पे इशू करना हो गया। अब बेटे रिडम्पशन भी पार पे है। आप अब बहुत ध्यान से बात सुनेंगे। रिडम्पशन करना क्या इशू करने की ऑपोजिट सिचुएशन है? यस, इट इज टोटली ऑपोजिट। इशू करने में हम लोन लेते हैं, रिडम्पशन करने में हम लोन देते हैं। बेटे एक बात बताओ जरा, लोन को इशू करते वक्त क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो डिबेंचर अकाउंट है भाई, ये जब जब क्रेडिट होता है मतलब हमने उतना उतना लोन ले लिया। ये जो परसेंटेज डिबेंचर है, आप देखिए ना इन दोनों एंट्रीज का जोड़ भी क्या बनता है। बैंक डेबिट क्योंकि पैसा आया, टू परसेंटेज डिबेंचर मतलब हमने लोन लिया, तो ये डिबेंचर हमारे लिए लाइबिलिटी बनी। जब मैं रीपेमेंट करूंगा, रिडम्पशन करूंगा, तो क्या मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये डिबेंचर की लाइबिलिटी खत्म होगी या नहीं होगी? हाँ, खत्म होगी। और बेटे जब लाइबिलिटी क्रिएट होती है तब क्रेडिट होती है, और जब खत्म होती है तो हमें उसे क्या करना होता है, उसका अपोजिट डेबिट। तो डिबेंचर्स अकाउंट होंगे डेबिट, जितने से यहां पे क्रेडिट है, जितनी लाइबिलिटी है वो सारी की सारी हमने क्या कर दी, खत्म। ठीक है जी, और ये पैसा हमें किसको देना है, डिबेंचर होल्डर्स को। तो क्रेडिट कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स को, टू डिबेंचर होल्डर, ये अब हमारा क्रेडिटर बन गया। चलिए आइए अब अगली एंट्री में क्रेडिटर को पैसा दे देते हैं, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। लो जी, ये एंट्री है रिडम्पशन की। रिडम्पशन में बेटे ध्यान रखना, रिडम्पशन इशू का अपोजिट है। तो अगर इशू करते वक्त मैं डिबेंचर को डेबिट कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं, तो रिडम्पशन करते वक्त मैं डिबेंचर को डेबिट कर, आप दोनों एंट्रीज को जरा ध्यान से देखिएगा, दो यहां हुई, दो यहां हुई। इसका अगर मैंने जोड़ किया तो बेटे ये बना बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, मतलब पैसा आया और लायबिलिटी आपके लिए तैयार हो गई। यहां पे जरा जोड़ तो करिए, यहां डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर होल्डर कैंसिल हो रहा है, ये क्रेडिट है जी, ये डेबिट है 100 से, तो ये कैंसिल हो रहा है। तो यू आर लेफ्ट विद डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब यहां एंट्री बन रही है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज से। आप मुझे एक बात बताइए, जब पैसा लेते हैं तो बैंक डेबिट होता है और डिबेंचर क्रेडिट होता है, तो जब पैसा देंगे तो इसका अपोजिट काम होगा, डिबेंचर डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। ये होता है रिडम्पशन के लिए जर्नल एंट्रीज। ठीक है, यानी कि रिडम्पशन की भी दो एंट्रीज है, पहले पैसा ड्यू किया जाएगा फिर पैसा पे किया जाएगा। और इशू की भी दो ही एंट्रीज है, पहले पैसा मिलेगा फिर वो ट्रांसफर होगा डिवेंचर अकाउंट में। ठीक है जी, डन हो गया। और तो और अगर और इसे डेप्थ से समझना है
तो बेटे एक बात बताओ, शेयर्स जब आप इशू करते थे तो कौन सा अकाउंट आप हमेशा क्रेडिट किया करते थे? शेयर कैपिटल अकाउंट, याद कर लीजिए। आप उसे हमेशा क्रेडिट करते थे जब शेयर को इशू करते थे, और जब शेयर का फोर फीचर करते थे तो आंख बंद करके कौन सा अकाउंट डेबिट करना होता था? शेयर कैपिटल अकाउंट सबसे पहले डेबिट होता है। वो क्यों? क्योंकि हमने अब शेयर्स को कैंसिल करना है। अरे तो यहां डिवेंचर्स को कैंसिल कर रहे हैं रिडम्पशन करके, तो ऑफ कोर्स डिवेंचर्स डेबिट होगा, और ये पैसा जिसको देना वो क्रेडिट, और फिर उसके बाद पेमेंट। ये होती है रिडम्पशन की एंट्रीज, जब पार पे रिडीम रिडीम किया जाएगा, और ये होती है इशू की एंट्रीज, जब पार पे इशू किया जाएगा। पहला केस उम्मीद करता हूं कि आप सबको क्लियर हो गया। अब देखिएगा सेकंड केस, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। हम डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, और उनका रिडम्पशन करना है पार पर। ध्यान से देखिएगा बेटे, डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करेंगे, लेकिन रिडीम करेंगे हम किस पे? पार पे। यानी कि जब मैं इशू करूंगा तो पैसा लूंगा, पैसा मैं ज्यादा लूंगा, लेकिन लौटाऊंगा कितना? जितनी फेस वैल्यू। एक ही डिवेंचर है, उसकी फेस वैल्यू 100 है, और हमने ये प्रीमियम पे इशू किया है जी 10 रुपए के। तो इसका मतलब ये कि एक डिवेंचर हमें कितने रुपए देके जाएगा? 110 रुपए। तो पहली एंट्री में बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110। फिर इसके बाद इस पैसे को मैं ट्रांसफर करूंगा। इसमें दो अमाउंट है, 100 रुपए तो डिवेंचर के और 10 रुपए प्रीमियम के। तो परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को यहां मैं डेबिट करता हूं। जैसे मैं इसे डेबिट करता हूं तो इससे मैं खोलने लग जाता हूं इस अकाउंट को। तो दो चीजें बाहर आती है, 100 रुपए का डिवेंचर और 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये हो गई इशू की एंट्री। क्या रिडम्पशन पार पे था? हाँ जी, रिडम्पशन पार पे है। तो अगर रिडम्पशन पार पे है तो पहले तो पैसा ड्यू करो। अब बेटे कितना पैसा ड्यू करोगे? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपीज, ये पैसा हमने ड्यू किया। डिबेंचर होल्डर को हमने 100 रुपए उसके अकाउंट में डाल दिए। अगली एंट्री में डिबेंचर होल्डर को हमने 100 रुपए पे कर दिए। ये रिडम्पशन हो गया। अब यहाँ पे कई बच्चों का दिमाग थोड़ा सा मचलने लगता है, और वो कहते हैं सर, थोड़ी देर पहले आप हमें ये कह रहे थे कि आप हमसे 100 रुपए लोगे और 90 रुपए वापसी करोगे, तो ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन सर, इस वाले एग्जाम्पल में तो आप इसी तरह की बात कर रहे हो। हम ले रहे हैं 110, वापसी कर रहे हैं 100। क्या ऐसा पॉसिबल है? बेटे अब बात जरा ध्यान से समझना। कंपनी प्रीमियम पे डिवेंचर्स को इशू तब करती है जब उस कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, या फिर वो कंपनी अपने डिवेंचर पे और कोई एडिशनल बेनिफिट दे रही हो। एडिशनल बेनिफिट का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि मार्केट के अंदर सभी डिवेंचर 12% पे मिलते हैं, लेकिन हम अपने डिवेंचर 14% पे पब्लिक को देते हैं। तो बेटे 2% हम जो एक्स्ट्रा ब्याज दे रहे हैं इंटरेस्ट का, उसके लिए हम क्या अपने डिवेंचर्स को महंगा कर देते हैं। समझ में आई बात? तो इस वजह से हमें इस वाली सिचुएशन को प्रैक्टिकली जगह मिल जाती है, क्योंकि यहां डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हो जाते हैं, और हो सकता है कि इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो, या हो सकता है जी कंपनी की बहुत अच्छी रेपुटेशन हो, तब वो प्रीमियम पे इशू कर सकती है और पार पे रिडम्पशन कर देती है। ये हो गया जी हमारा दूसरा केस। अभी तक हमने क्या किया? इशू पार पे, रिडम्पशन पार पे, इशू प्रीमियम पे और रिडम्पशन पार पे। अब मैं आपको बताऊंगा इशू डिस्काउंट पे और रिडम्पशन पार पे। देखिए जरा थर्ड केस, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। हमने डिवेंचर्स को इशू किस पे किया है? डिस्काउंट पे, लेकिन रिडम्पशन हम किस पे कर रहे हैं? पार पे। ठीक है जी।
तो बेटे एक डिवेंचर है 100 रुपए फेस वैल्यू है, और मैं इसे 10% डिस्काउंट पे इशू करता हूँ। 10% फेस वैल्यू का होता है 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए के डिस्काउंट पे। इसका मतलब ये, मैं एक डिवेंचर को 10 रुपए सस्ता बेच के आऊंगा, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 90 रुपीज। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90। और फिर इसके बाद इस डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ओपन करेंगे, 90 आएगा। और ये 10 रुपए का हमारा इसमें नुकसान हुआ था, हमने सस्ता इशू करा था, उसके लिए डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा 10 रुपए से। और डिवेंचर हमने कितने के इशू किए? 100 रुपीज के। ये एंट्री बनी। ठीक है जी। फिर रिडम्पशन हमारा किस पे है? पार पे, यानी कि 90 रुपए लेंगे और 100 रुपए वापसी करेंगे। तो अगर पार पे रिडम्पशन करना है तो बेटे एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, पहले पैसा ड्यू 100 रुपीज, और फिर उसके बाद हम पे कर देंगे डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक 100 रुपीज। इस तरीके से हमें एंट्रीज करनी होती है। बात पल्ले पड़ रही है? हाँ या ना में बताइए। तनिष्क का एक क्वेश्चन आया हुआ है। तनिष्क का सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तनिष्क ने क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या डिवेंचर होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग में कोई कंट्रोल मिलता है? तो मैं आपका सवाल का जवाब बड़ी सिंपल भाषा में देना चाहूंगा। तनिष, आप अपने घर में रहते हो, एक दिन आप स्कूल में आते हो और मुझसे कहते हो कि सर आज फीस का लास्ट डे है, आप मुझे 10,000 रुपए दे दो। मैं आप पे भरोसा करता हूं और आपको 10,000 रुपए दे देता हूं। मैं आपके लिए क्रेडिटर हो गया, कर्जदार हो गया। अब मैं आपसे, अगले दिन आप आते हो और मैं आपसे ये कहता हूं कि बेटे आज रात को घर में सब्जी, आप टिंडे की सब्जी बनाइएगा। आप कहते हैं सर टिंडे की सब्जी क्यों बनाए? वो मुझे पसंद नहीं है, मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है। मैं कहता हूं नहीं 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 नहीं, अब मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूं, 10,000 रुपए दे रखे, बनेगी तो टिंडे की सब्जी, और उसमें नमक भी नहीं डलना चाहिए, सिर्फ मिर्च डलनी चाहिए, वो भी लाल मिर्च, और वो भी ज्यादा। क्या आपको लग रहा है मैं कुछ अटपटी बात कर रहा हूं? क्या आप इस तरह की शर्तों को स्वीकार करेंगे? इस तरह की बात मानेंगे मेरी, अगर मैंने आपको 10,000 रुपए उधार दिए तो? इसका जवाब है नहीं। आप मेरी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। वो क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बेटे मैं अगर आपको कर्जा दे दूं तो क्या मैं आपके घर का कंट्रोल लेने लग जाऊंगा? नहीं ले सकता। इसी तरह से डिबेंचर होल्डर हमारे कर्जदार है, अगर हम उनसे कर्जे पे पैसा ले रहे हैं तो क्या वो हमारे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने लग जाएंगे? नहीं होने लगेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि डिवेंचर होल्डर हमारा कंट्रोल में, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने लग जाते हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ये होती है कि जब हम डिवेंचर होल्डर का पैसा वापसी ना कर पा रहे हो, तो एक नॉमिनी डायरेक्टर नाम का प्रोविजन होता है। जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं वो नॉमिनी डायरेक्टर को हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में एस्टेब्लिश कर देते हैं, और वो फिर डिसीजन लेने में टांगे अड़ाता है। ठीक है, एक सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लीजिए कि मैं आपको कर्जा इतना दे दूं कि उसकी कीमत आपके घर से ज्यादा हो, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं आज टिंडे की सब्जी बनाना, नहीं तो घर से बाहर हो जाना, तुम्हारे घर के पेपर मेरे पास है गिरवी, तब तो आप टिंडे की सब्जी बनाओगे। समझ रहे हो इस बात को? ये हो जाता है जी। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है। खैर वैसे नॉर्मली ये मान लीजिए कि ये कंट्रोल नहीं कर पाते। पहले 3 केसेस हो गए बेटे, ध्यान से समझना, पहले 3 केसेस में मैंने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पार पे रखा था, मैं बदल रहा था इशू ऑफ डिवेंचर्स को।
पहले पार लिया, फिर प्रीमियम लिया और फिर डिस्काउंट लिया। अब अगले 3 केसेस में मैं इशू ऑफ डिबेंचर्स को तो फिर बदलूंगा, पहले पार फिर प्रीमियम फिर डिस्काउंट, लेकिन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हर एक अगले 3 केसेस में प्रीमियम पे रहेगा। तो ध्यान से देखना आप जरा, ये लो जी। बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं पार पर और रिडम्पशन है उनका प्रीमियम पर। बातों को बहुत ध्यान से पकड़िएगा। इशू कर रहा हूं किस पे? पार पे, मतलब 100 रुपए लूंगा। रिडम्पशन कर रहा हूं प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपए से ज्यादा वापसी करूंगा, ठीक है। एक ही डिबेंचर है, फेस वैल्यू है 100 और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये, ठीक है बेटे जी। रिडम्पशन के समय प्रीमियम हमें कितना देना है? 5 रुपए। ये है जी हमारी सिचुएशन। क्योंकि मैं पार पे इशू कर रहा हूं तो बेटे मैं डिवेंचर होल्डर से सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए ही लूंगा, फेस वैल्यू के बराबर। उसके लिए पहली एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100। फिर उसके बाद परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट 100। क्या अभी तक मैंने सिर्फ नॉर्मल एंट्री करी जो कि हमारी होती है पार पे इशू करने की? इस बात का जवाब दे दीजिए। क्या अभी तक हमने सिर्फ नॉर्मल एंट्री करी है? मैं देखो ना, ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है वो मैं यहां कवर कर रहा हूं पेन से। तो एंट्री बेटे वो देखना जो पेन से दब नहीं रही है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर 100, दिस इज नॉर्मल एंट्री। लेकिन बेटे अब एक घटना हो गई है, वो ये, हमने डिबेंचर होल्डर्स को ये वादा कर दिया कि रिडम्पशन के समय हम उन्हें 5 रुपए ज्यादा देंगे। सवाल आपसे मेरा ये है, ये वादा हमने उन्हें कब किया होगा? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर या एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? बेटे सवाल ध्यान से सुनना, सवाल ये है कि वादा कब किया होगा, पेमेंट कब करनी है, मैं वो नहीं पूछ रहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हमने ये प्रॉमिस कब की होगी कि हम आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। क्या ये प्रॉमिस हमने इशू पे की है या फिर ये प्रॉमिस हमने रिडम्पशन पे की है? इशू पे की है। वेरी वेरी गुड बेटे, मैं इशू के समय ही एक वादा कर बैठता हूं कि मैं 5 रुपए ज्यादा दूंगा। और अगर मैं किसी से यह वादा कर देता हूं कि 5 रुपए ज्यादा दूंगा तो बेटे जी मेरा भविष्य में इससे नुकसान होगा। और अगर आपका अपने फ्यूचर में कोई भी नुकसान हो तो हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें उस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। जिस दिन ये पता चले कि नुकसान फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड मत करो। बताइए कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस तरह की बात बोल के गया है आपको? कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल था वो? वेरी वेरी गुड आदित्य, वो होता है प्रूडेंस। लाजवाब, शानदार, जबरदस्त जवाब। सिद्धांत वेरी गुड, कोमल वेरी गुड। बेटे प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है समझदार, समझदारी प्रूडेंस कहलाती है। समझदारी इस चीज में होती है कि अगर मुझे अपना फ्यूचर में कुछ लॉस दिख रहा हो तो मैं उसे आज ही उसके लिए तैयारी कर लूं ताकि उससे निपटा जा सके। तो बेटे यहां पे एक अकाउंट मुझे डेबिट करना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, मैं इसे लॉस पता है कब का बता रहा हूं, रिडम्पशन का नहीं। हालांकि पे तो मैं इसे रिडम्पशन पे करूंगा, लेकिन इसे लॉस में डिक्लेयर कर रहा हूं इशू का।
क्यों इशू का लॉस? क्योंकि ये लॉस करा ही इशू के वक्त पे है, पेमेंट होनी है रिडम्पशन के वक्त पे, लेकिन वादा तो इशू के वक्त पे हो गया। तो जैसे ही वादा हो गया बेटे, आपने अपना नुकसान कर लिया। आप जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ गए तो पैसे देने ही पड़ेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इस वजह से लॉस डेबिट होगा। ठीक है जी। और समझिएगा, ये लॉस अभी हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन होना है कब? फ्यूचर में। एक बेटे आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का एडजस्टमेंट सीखा था 11th क्लास में, जो कि कहता था कि भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1000, तो आप इसकी एंट्री पता है क्या किया करते थे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आप सैलरी कैश में पे कर देते थे तो एंट्री करते थे सैलरी डेबिट टू कैश। मतलब ये कि जब आपने नुकसान आज दे दिया तो कैश क्रेडिट, लेकिन फ्यूचर में देंगे तो आप उसके लिए लाइबिलिटी बनाते थे। ऐसे ही बेटे, इस लॉस को आप फ्यूचर में देंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो इसके लिए आपको एक साथ साथ लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो लाइबिलिटी होगी कि ये किस वजह से लॉस हुआ? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से। ये असल में आपके लिए लाइबिलिटी है। आप देख रहे हैं, अब आपके पास दो लाइबिलिटी है, एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और दूसरी है डिबेंचर। 100 रुपए के डिबेंचर और 5 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये आपके लिए लाइबिलिटी तैयार। तो मतलब ये कि रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम हो तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है? हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट तो डेबिट करना है, लेकिन इसके साथ साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करना है। ठीक है। ये वही एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसी नेचर की, उसी की भाई बहन टाइप अकाउंटिंग एंट्री है ये, और कुछ नहीं है। अब मेरे बच्चों, आपकी दो लाइबिलिटीज तैयार है, डिवेंचर और प्रीमियम और रिडम्पशन। जिस दिन बारी आएगी रिडम्पशन की, तो आप अब एक लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं करोगे, आप दो लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे। तो उसके लिए आपको दोनों लाइबिलिटीज को जो यहां क्रेडिट कर रखी है पहले डेबिट करोगे, खत्म करोगे। डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, और टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपए डिबेंचर में आएंगे, 5 रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में, और 105 रुपए डिबेंचर होल्डर। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक 105 रुपए उसे दे देंगे। देखिए यहां पे दो लाइबिलिटीज क्यों डेबिट हुई? क्योंकि बेटे यहां पे क्रेडिट भी दो लाइबिलिटी। आप पिछले किसी भी एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, हम डिबेंचर होल्डर को हमेशा बस एक ही लाइबिलिटी ड्यू करते आए हैं, वो डिबेंचर की। वो क्यों? क्योंकि हर एक बार एक ही लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही थी। तो बेटे जब दो लाइबिलिटी है तो आपको यहां दो लाइबिलिटी दिखानी ही पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन। समझ आया या नहीं बताइए? ये होती है जी रिडम्पशन पे एंट्री, जब हम इसे प्रीमियम पे रिडीम करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं अगला केस। अगर डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू किया जाए और उनका रिडम्पशन भी प्रीमियम पर ही हो, तो हमें क्या करना है? अब ऐसे में बेटा, एक डिबेंचर हमने इशू किया, फेस वैल्यू है 100, इशू करते वक्त प्रीमियम है 10 रुपए, और रीपेमेंट करते वक्त है 5 रुपए। अब एक बात समझ लो, मैंने एक डिबेंचर जानबूझ के रखा है ताकि कंसेप्ट दिमाग में जाए। अगर मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं 100 प्लस 10 110 रुपए लूंगा, और अगर मैं रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहा हूं तो मैं 100 प्लस 5 105 रुपए वापसी करूंगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो बेटे देखो, डिवेंचर्स, एक डिवेंचर है 110 रुपए मैं लूंगा, तो एंट्री बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 रुपए। अब पहले, अब देखो मुझे ये पता है रिडम्पशन के समय प्रीमियम है, तो पहले है ना नॉर्मल एंट्री करना सीखो। इसे तो सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी को तो हम बाद में बीच में फिट कर देंगे। नॉर्मल एंट्री बनाओ जरा। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 से डेबिट, टू 10% डिवेंचर 100, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10 रुपए। ये नॉर्मली जो आप करते थे। अब इसमें फिट कर दो
जो प्रीमियम पे आपको इसका रिडम्पशन करना है, उसकी वजह से जो एंट्री बन रही है वो बन रही है कि हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 5 रुपए से, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करना पड़ेगा 5 रुपए से। समझ में आई बात? अगेन आपकी कितनी लाइबिलिटी तैयार हो गई है? दो। इन दोनों लाइबिलिटीज को यहां डेबिट करेंगे टू डिवेंचर होल्डर, फिर हम पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक। बस जी ऐसा करना है। समझ में आ गया आपको? यानी कि अगर प्रीमियम हो तो हम क्या करेंगे बेटे, चाहे प्रीमियम हो या ना हो, आप पहले अपनी नॉर्मल एंट्री इशू की कर लीजिएगा, ये ध्यान में रखते हुए कि जो डेबिट है उसके लिए एक लाइन छोड़ दें और एक क्रेडिट के लिए छोड़ दें, ताकि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इस एंट्री में आ सके। बस इतना काम कर दीजिए, और कुछ भी दम नहीं है इस टॉपिक में। आइए लास्ट केस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस। हमने डिबेंचर्स को इशू किया डिस्काउंट पे और रिडम्पशन होना है प्रीमियम पे। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला केस यही है। तो देखो बेटा, डिबेंचर्स को हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे और रिडम्पशन हम कर रहे हैं किस पे? प्रीमियम पे। ठीक है जी। एक डिबेंचर हमने इशू किया, फेस वैल्यू 100, डिस्काउंट है 10%, यानी कि 10 रुपए का डिस्काउंट, मतलब मैं 90 रुपए लूंगा और वापसी पता है कितने करूंगा? 5 रुपए का प्रीमियम है तो 5 रुपए का प्रीमियम 90 पे ऐड मत करिएगा, फेस वैल्यू पे ऐड करिएगा। 105 रुपए वापसी करूंगा। 90 रुपए लेने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90। फिर उसके बाद नॉर्मल एंट्री, पहले डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, डिवेंचर डिस्काउंट डेबिट करते थे 10 रुपए से और 2% डिवेंचर। अब लॉस ऑन इशू लिया। बेटे एक बात बताओ, ये जो डिस्काउंट का नुकसान है, क्या ये डिस्काउंट का नुकसान हमारा इशू करते वक्त हुआ है? यस। और क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का जो